देर रात चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। रात के 11 बज रहे थे। 25 साल का एक नौजवान लड़का हाथ में बैग लेकर ऑटो वाले के पास जाकर कहता है, भाई साहब, आप मुझे रामपुर स्टेशन छोड़ दोगे? मुझे मुंबई जाना है। ऑटो वाला गहरी नींद में सोया हुआ था। नौजवान लड़का फिर से ऑटो वाले को आवाज देता है, भाई साहब, उठिए, मुझे जल्दी से स्टेशन छोड़ दीजिए। ऑटो वाला अपनी आंखें खोलता है और उस नौजवान लड़के से कहता है, इतनी रात को आपको कहाँ जाना है? वो लड़का कहता है, रामपुर स्टेशन। ऑटो वाला थोड़ा घबराया और घबराहट के मारे कांपने लगा। नौजवान लड़का ऑटो वाले से कहता है, क्या हुआ भाई साहब? आप इतना क्यों घबरा रहे हो? भूत देख लिया है क्या? ऑटो वाला डरते हुए कहता है, आज अमावस की काली रात है। आज रामपुर स्टेशन जाना मतलब मौत को गले लगाना। अमावस की रात कोई भी इंसान रामपुर स्टेशन नहीं जाता और जो भी गया आज तक जिंदा लौट कर नहीं आया है। इतना सुनकर नौजवान लड़का जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, आप भी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करते हो। आज के ज़माने में भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। आप मुझे रामपुर स्टेशन छोड़ दीजिए, मैं आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो वाला कहता है, मुझे पैसों का लालच मत दीजिए साहब, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं अपनी फिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 साल की बेटी है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। आप कोई और ऑटो वाला ढूंढ लीजिए, मैं आपको स्टेशन छोड़ने नहीं जा सकता। नौजवान कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे रामपुर स्टेशन तक छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में रेल प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। अगर वक्त पर स्टेशन ना पहुंचा तो रेल चली जाएगी। ऑटो वाला कहता है, आप इतना जिद कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। एक बात का ध्यान रखना साहब, उस प्लेटफॉर्म में किसी भी अनजान यात्री से बात मत करना क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में भूत घूमते हैं जो अपने शिकार की तलाश में किसी इंसान के आने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दिखने में आम आदमी की तरह होते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल है। नौजवान लड़का कहता है, फिल्मों की कहानी सुनाना बंद करिए और मुझे जल्दी से रामपुर स्टेशन ले चलिए। ऑटो वाला कहता है, ठीक है, बैठिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक ले चलता हूँ। इतनी देर तक हम दोनों बातें कर रहे हैं, अभी तक मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम राहुल है। ऑटो तेजी से रामपुर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। तब रात के 11:30 बज रहे थे। सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते की भौंकने की आवाज से ऑटो वाला और ज्यादा डरने लगा था। अमावस की काली अंधेरी रात की वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में ऑटो रामपुर स्टेशन जाकर रुकती है। ऑटो वाला कहता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप अकेले चले जाना। राहुल ऑटो वाले को किराया देकर रामपुर स्टेशन के अंदर चला जाता है। तब रात के 11:45 बज रहे थे। 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी थे। राहुल बहुत थक चुका था। अपना सामान प्लेटफॉर्म में रखकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। राहुल को थोड़ा सा अजीब लगने लगा था क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा सा घबराया वो और प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो दोस्त, आप भी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हो? राहुल पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। एक खूबसूरत अकेली लड़की खड़ी हुई थी। लड़की की नशीली आंखें, लंबे बाल और चेहरे पे रहस्यमय मुस्कान थी। राहुल उस लड़की से कहता है, आप कौन हो और इतनी रात को इस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही हो? लड़की थोड़ी सी मुस्कुराई और कहने लगी, मेरा नाम माया है और मैं भी मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। राहुल ऑटो वाले की कही बातें भूल जाता है
उस प्लेटफॉर्म में किसी भी अनजान यात्री से बात मत करना, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में भूत घूमते हैं जो अपने शिकार की तलाश में किसी इंसान के आने का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दिखने में आम आदमी की तरह होते हैं, जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये बात राहुल को याद ही नहीं रही। राहुल माया की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। राहुल इस बात से अनजान था कि एक ऐसे ट्रेन में वो सफ़र करने वाला है जहाँ पर इंसान नहीं, भूत सफ़र करते हैं। मौत का ऐसा भयानक सफ़र जिसे देखते ही इंसान की रूह तक कांप जाएगी। आइए देखते हैं अब राहुल के साथ आगे क्या होता है। राहुल माया से कहता है, आप मुंबई पहली बार जा रही हो? आप अकेली हो? आपके साथ कोई नहीं आया है क्या? माया कहने लगी, मैं बहुत बार मुंबई जा चुकी हूँ। मैं हमेशा अकेली सफ़र करती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं मुंबई में जॉब करती हूँ। मुंबई में किराए के मकान में रहती हूँ। रामपुर में मेरे दोस्त की शादी में आई थी। शादी एंजॉय किया और अब अपने घर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी होकर एक अजनबी से बातें कर रही हूँ। राहुल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, 12 बजने वाले हैं। अभी तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। शायद आज ट्रेन नहीं आएगी। मुझे घर लौट जाना चाहिए। तभी माया कहती है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। राहुल रेल की पटरी की तरफ देखे जा रहा था, तभी अंधेरे के बीच रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी धीरे धीरे सामने आने लगी। ट्रेन की आवाज़ सुनकर राहुल अपना सामान हाथ में उठा लेता है और माया से कहता है, ट्रेन आ गई है, चलिए हम दोनों साथ में सफ़र करते हैं। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलेगा। माया थोड़ी मुस्कुराई और राहुल के साथ ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। अंदर के डिब्बे में कोई भी यात्री नहीं था। राहुल थोड़ा घबराया और माया से कहता है, अजीब बात है, आज ट्रेन में कोई भी यात्री क्यों नहीं है? तभी माया कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलेगा। राहुल कहता है, बैठिए कुछ बातें करते हैं। इतने बड़े ट्रेन में हम दोनों अकेले सफ़र कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा क्या? माया थोड़ी मुस्कुराई और कहने लगी, डर और मुझे? मैं डरती नहीं हूँ, शायद आपको डर लग रहा है। राहुल ने हाँ में जवाब दिया। माया ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। राहुल अपने घड़ी में देखता है तब 12 बज चुके थे। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। अचानक ट्रेन चलने लगती है। राहुल ट्रेन से रामपुर स्टेशन की तरफ देखता है। अचानक से डर जाता है। राहुल को ऐसा लगा स्टेशन में माया खड़ी हुई हो और उसको ही देखे जा रही हो। राहुल घबराकर फिर से ट्रेन में बैठी हुई माया की तरफ देखता है। माया अभी भी खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। राहुल का मोबाइल अचानक से बजता है। मोबाइल में हनुमान चालीसा रिंगटोन बज रहा था। जैसे ही रिंगटोन माया सुनती है, अचानक से वो चिल्लाने लगती है, बंद करो, इसे बंद करो। राहुल घबरा जाता है और मोबाइल बंद करके जेब के अंदर रख देता है। माया फिर से खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगी। राहुल माया से पूछता है, आप ठीक तो हो ना? आपको भगवान की रिंगटोन पसंद नहीं है क्या? माया कोई भी जवाब नहीं देती है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तब घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। राहुल अपनी कुर्सी से उठता है और आगे बढ़ने की तरफ बढ़ता है। डिब्बे में आगे 2 यात्री बैठे हुए थे। राहुल उन दोनों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपना मोबाइल निकालकर अपने दोस्त पंकज को फ़ोन करता है। फ़ोन नहीं लग रहा था। राहुल मोबाइल चेक करता है तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। राहुल वापस से मोबाइल जेब में रख लेता है और उसकी नज़र सामने वाले कुर्सी पे बैठे हुए बूढ़े आदमी की तरफ जाती है।
वो बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में एक समाचार भी छपा हुआ था। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एक 22 साल की लड़की ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली है। लड़की का नाम माया है। आत्महत्या करने की कोई वजह सामने नहीं आई है। समाचार में लड़की की तस्वीर छपी हुई थी। राहुल जब तस्वीर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, माया थी। राहुल इतनी देर तक जिस लड़की से बातें कर रहा था, उस लड़की की मौत आज से 10 साल पहले मुंबई जाने वाली ट्रेन से कूदकर हुई थी। राहुल अखबार की डेट देखते ही कांपने लगता है। ये अखबार 10 साल पुराना था। अखबार में तारीख 10 मई 1996 लिखा हुआ था। राहुल जब उस बूढ़े इंसान की तरफ देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस आदमी का सर गायब था। राहुल वहां से भागने वाला ही था। अचानक बिना सिर वाले बूढ़े आदमी ने राहुल के पैर जोर से पकड़ लिए। राहुल चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो भगवान का नाम याद करने लगता है। अचानक से उसका फोन बजता है। उसके फोन के रिंगटोन में हनुमान चालीसा रिंगटोन बजने लगी। हनुमान चालीसा सुनते ही बिना सर वाला भूत वहां से गायब हो गया। राहुल भागता हुआ दूसरे ट्रेन के डिब्बे में जाता है और कुर्सी में बैठ जाता है। राहुल की सांसें फूलने लगी थी। दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी। तभी अचानक से तेज हवाएं बहने लगती हैं और अचानक से माया राहुल के सामने आ जाती है। माया एक चुड़ैल थी। ट्रेन से कूदकर जान देने की वजह से उसकी आत्मा इसी ट्रेन के अंदर सफर करती है। माया का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। शरीर का आधा हिस्सा गायब था। माया के शरीर से खून टपक रहा था। राहुल डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। माया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैंने भी इसी तरह से दोनों हाथ जोड़कर उस दिन माफी मांगी थी। मुझे छोड़ दो, जाने दो। पर उस दिन किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। हैवान दरिंदों ने मुझे ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया था। मेरे साथ मेरे बूढ़े पिता को भी फेंक दिया था। और इतने दर्दनाक तरीके से मौत मिलने की वजह से मेरी आत्मा भटक रही है। तभी अचानक से बिना सिर वाले बूढ़ा आदमी भी वहां पे आ जाता है। माया कहती है, बिना सिर वाला बूढ़ा आदमी मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी का क्या कसूर था? इनको क्यों ट्रेन से फेंक दिया? इस ट्रेन में जितने भी यात्री सफर कर रहे थे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। रात के अंधेरे में उन दरिंदों ने मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा। जब मेरे पिताजी मुझे बचाने आए तो उनको ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए ट्रेन से कूद गई और मेरी मौत हो गई। उसी दिन से अमावस की काली रात जो भी इस ट्रेन में सफर करता है, कभी जिंदा लौट नहीं पाता है। हम उनका शिकार करते हैं और आज तुम्हारा शिकार करेंगे। अपने मौत को करीब से देखकर कैसा लग रहा है राहुल? राहुल सोचने लगता है, आज उसका आखिरी दिन है। राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके जेब में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। राहुल जब घर से निकल रहा था, तब माँ ने उसके जेब में हनुमान जी की मूर्ति डाल दी थी। राहुल को थोड़ी हिम्मत मिलती है और अपनी जेब से हनुमान जी की मूर्ति निकालता है। बिना सर वाला बूढ़ा आदमी और माया का भूत दोनों राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल हनुमान जी की मूर्ति उन दोनों के सामने रख देता है। अचानक से हनुमान जी की मूर्ति से एक जादुई रोशनी निकलती है और उन दोनों के शरीर पे पड़ने लगती है। अचानक से दोनों जलने लगते हैं और देखते ही देखते वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। तब घड़ी में 2 बज रहे थे। ट्रेन की गति धीमी होने लगती है। राहुल
ट्रेन की खिड़की से झाँक कर देखता है, ट्रेन मुंबई स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। राहुल अपना सामान लेकर तेजी से ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चलने लगता है। राहुल पीछे मुड़कर नहीं देखता, दौड़ता हुआ जाता है और मुंबई प्लेटफॉर्म के बाहर रास्ते में खड़ी हुई ऑटो वाले के पास जाकर कहता है, भाई साहब, जल्दी ऑटो चलाइए, हमें यहाँ से दूर लेकर जाइए। ऑटो वाला कहता है, किराया ज़्यादा देने पड़ेंगे। राहुल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डबल किराया दूंगा। राहुल जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने घर चला जाता है।